छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 27वीं क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? रोमानिया, मोरक्को, भारत या बुल्गारिया? तो इसका आंसर है रोमानिया। विकल्प एक बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर। देखो, रोमानिया 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण का लिए लोहे का उपयोग करने वाले पहले देशों में से एक था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? कैलोट्रोपिया, काशनी, काली हैनबेन, फील्ड वाइल्ड वीड? तो इसमें है कैलोट्रोपिया। पहले वाला दोबारा से देखना। अच्छा, तो पहले वाला दोबारा से देखें। निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से था? तो ये रोमानिया था। रोमानिया 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए लोहे का उपयोग करने वाले पहले देशों में से एक था। यह हॉलस्टेड काल का समय था, जो यूरोप में लोह युग का पहला चरण है। हॉलस्टेड संस्कृति मध्य यूरोप में केंद्रित थी, लेकिन इसका विस्तार रोमानिया तक भी था। रोमानिया के प्रारंभिक लोह युग के लोग कुशल धातुकर्मी थे और वे उच्च गुणवत्ता वाले लोह हथियार बनाने में सक्षम थे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है ये, किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो यह है कैलोट्रोपिया। परित्यक्त खेत में उगने वाला खरपतवार कैलोट्रोपियस रक्षा तंत्र के रूप में कॉर्डियक ग्लाइकोसाइड्स नामक एक यौगिक का उत्पादन करता है। पत्तियों में कई सक्रिय रसायन होते हैं, जिनमें 3 जहरीले ग्लाइकोसाइड शामिल हैं: कैलोट्रोपिन, यूचरिन और कैलोटोक्सन। वे रसायन खरपतवार कैलोट्रोपियस को परभक्षियों बचाने के लिए रक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 3 ये दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइवोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई एलॉक्सीवोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है? एस सी ब्राउन, ह्यूरो, रूडोल्फ क्विट, ऑर्थर स्टोल या अर्ने टिसेलियस? तो इसका सही आंसर है एस सी ब्राउन। क्या है एस सी ब्राउन? हावर्ड चार्ल्स ब्राउन एक अमेरिकी रासायनिक थे। एस सी ब्राउन फुल फॉर्म पता है क्या है इसकी? इसका है फुल फॉर्म हावर्ड चार्ल्स ब्राउन। एक अमेरिकी रासायनिक थे और ऑर्गेनोवोरेंस के साथ अपने काम के लिए रसायन विज्ञान में 1979 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने पता लगाया कि डाइवोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके डाइल कोक्सीवोरेन का उत्पादन करता है, जो अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए पानी द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैडमिंटन, हाई जंप, निशानेबाजी या डिस्कस थ्रो? तो सिंहराज अंधाना एक पैरालंपियंस और निशानेबाज थे। क्या थे? पैरालंपियंस और निशानेबाज। विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है इसका।
उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में रजत पदक और पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए ध्यान से। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? बहमनी राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश या विजयनगर? तो 14वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत में फारसी और इस्लामी प्रभाव के कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग शैलियों में विभाजित होने लगा, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का नाम संस्कृत शब्द कर्नाटक संगीतम पर पड़ा है, जो पारंपरिक या संहिताबद्ध संगीत को दर्शाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक विजयनगर में कर्नाटक संगीत का विकास हुआ। तो इसमें विकल्प चौथा बिल्कुल सही है, विजयनगर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखें ध्यान से। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए? प्रार्थना समाज, आत्मीय समाज या ब्रह्म समाज? तो प्रार्थना समाज बंबई में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आरंभ किया गया एक आंदोलन था। इसकी स्थापना का मार्गदर्शन संस्कृत विद्वान RC भंडारकर ने किया। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन एवं प्रसार करना था। तो कौन सा इसमें? प्रार्थना समाज, विकल्प 1 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना सभी के? अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो भाई 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 2025 में। विकल्प 4 सही है। भारत में 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसमें भारत के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखें। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, पंजाब, मध्य प्रदेश या असम? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो इम्फाल मणिपुर में स्थित है। मणिपुर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। पहला विकल्प सही है इसका। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो इम्फाल मणिपुर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर चयनित खेल विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसने अप्रैल 2017 में कैनबरा और विक्टोरिया विश्वविद्यालयों के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। अगला प्रश्न है, ग्रह के बाहर से
अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? मेटल वाहितम क्रोड भूपर्टी अंतरम, या भूपर्टी वाहितम क्रोड मेंटल अंतरम, या भूपर्टी वाहितम मेंटल क्रोड अंतरम, या क्रोड वाहितम मेंटल भूपर्टी अंतरम। देखिए, पृथ्वी की 3 परतें इस प्रकार हैं। नंबर 1, भूपर्टिक। यह पृथ्वी की सतह की सबसे बाहरी परत है। यह महासागरों के नीचे 5 से 8 किलोमीटर तक और महाद्वीपीय द्रव्यमान के नीचे लगभग 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेंटल, यह एक परत है। यह एक वह परत है जो भूपर्टिक के नीचे स्थित होती है। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। कोर, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और 3500 किलोमीटर मोटी है। इसमें से कौन सा आंसर आएगा? ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम, तो यह है विकल्प 3 सही है। भूपर्टिक, वाहितम, मेंटल, क्रोड अंतरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता भवाई। चौथा विकल्प सही है इसमें। भवाई राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। पुरुष या महिला कलाकार नृत्य करते समय कई मिट्टियों के बर्तनों का या पीतल धातु के घड़ों को अपने शरीर पर संतुलित करते हैं। इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई और बाद में इसे राजस्थानी जनजातियों द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न, NBFC MI, NBFC MFT के लिए सूक्ष्म वित्त IIT नहीं है, MBFC MFI FI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता ... है। कितनी है इसमें से? देखिए, कुल आस्तियों का 75%, इक्विटी का 75%, आस्तियों का 90%, कुल इक्विटी 80%। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान MBFC MFI द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर लगी सीमा हटा दी है। जिससे उन्हें बैंकों सहित अन्य ऐसे ऋणदाताओं के समान स्तर पर ला दिया है। RBI ने सभी ऋणदाताओं के लिए माइक्रो फाइनेंस विनियमन के सामंजस्य के साथ कुल ऋण परिसंपत्तियों के माइक्रो फाइनेंस ऋण की न्यूनतम आवश्यकता को पहले के 85% से घटाकर 75% करके NBFC MFI को राहत प्रदान की है। तो हमारा इसमें विकल्प 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला दे रखा है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप उस सदन के
1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। सी, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। डी, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें से बताना कौन सा सही है, केवल डी और सी, केवल ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी, केवल ए और डी। देखिए, तो एक तो इसमें डी वाला सही है, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, नहीं। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू गई है, बिल्कुल नहीं। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। देखिए, ध्यान दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है। आरोप एक नोटिस में निहित है जिस पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। नोटिस राष्ट्रपति को भेजा जाता है और 14 दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। लेकिन हमारे विकल्प में क्या 1/3, इसलिए गलत था ये। ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3, और यहाँ 14 दिन में बजाय 30 दिन है ये नोटिस, ये भी इसलिए गलत था। ठीक है ना। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है ना। यदि दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से लगाए गए आरोप को दोबारा स्वीकृत कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अतः ए और डी विकल्प हमारे सही हैं। तो कौन सा है, चौथा वाला सही है, ए और डी कथन सही थे। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, क्षमता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? भारत के संविधान में वोट देने के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद, मतदान का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत दी गई है। मतदान का अधिकार कितना है? 326 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। भारत में 1950 में भारत के संविधान द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 21 वर्ष से अधिक आयु के। सार्वजनिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मतदान के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का नया संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। संवैधानिक घोषणा के बावजूद वोट देने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैधानिक अधिकतम माना गया है, न कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं है ये।
लेकिन समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों क्या है? मौलिक अधिकार हैं। और इसमें कह रहा है भारतीय संविधान मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारा विकल्प पहला सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो भाई ये किया गया था 25 जून 2015 में। 25 जून 2015, तो विकल्प तीसरा सही हो गया। 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करता है। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है एंकेलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? फीताकृमि, गोलकृमि, फाइलेरिया, अंकुशकृमि। तो इसके लिए है अंकुशकृमि। चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। एंकिलोस्टोमा डुमोडिनेल राउंडवॉर्म जीनस एनक्लोस्टोम की एक प्रजाति है। यह मनुष्यों, बिल्लियों और कुत्तों जैसे जीवों के छोटी आंत में रहता है। यहाँ यह प्रजनन करने और परिपक्व होने में सक्षम होता है। पर्याप्त पानी, स्वच्छता और साफ सफाई की कमी वाले देशों में यह सबसे आम परजीवी संक्रमण है। हुकवर्म संक्रमण, एस्कारियासिस और ट्राइक्यूरियासिस मनुष्यों में मिट्टी से फैलने वाले 3 प्रमुख कृमि संक्रमण शामिल हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए। A13 डाइमेथिलबेंजीन को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? BSC, एमजाइलिन, टॉलुइन, टेरिलिन। एमजाइलिन, जिसे 13 जाइलिम या एम डाइमेथाइलबेंजीन के रूप में भी जाना जाता है। एमजाइलिम नामक कार्बनिक यौगिकों के वर्ग से संबंधित है। ये सुगंधित यौगिक है जिनमें एमजाइलिम की मात्रा होती है, जो एक मोनोसाइक्लिक बेंजीन है जो 1 इक्वल बॉन्ड और 3 इक्वल बॉन्ड स्थिति में बिल्कुल 2 मिथाइल समूह रखता है। जाइलिन का उपयोग फाइबर, डाई और फिल्म के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग आंसू गैस के रूप में किया गया था। तो हमारा विकल्प दूसरा वाला सही है, एमजाइलिन। अगला प्रश्न, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सल्फवंचे, लिनस पॉलिंग, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोल्डिंग। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाता है नॉर्मन बोल्डिंग। विकल्प चौथा बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोल्डिंग, जो मैक्सिको में छोटे गेहूं की किस्म के प्रवर्तक थे, को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए उन्हें 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। MS स्वामीनाथन भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यदि क्वेश्चन आए भारत की हरित क्रांति के लिए तो MS स्वामीनाथन, और विश्व की हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोल्डिंग। ठीक है ना? MS स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के
बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। समझ गए ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ध्यान से देखें। केवल राज्य बनाम लीसम्या जोसफ मामला किससे संबंधित है? दहेज से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शिक्षा या विकलांग व्यक्ति? तो यह है विकलांग व्यक्ति से संबंधित। विकल्प चौथा सही है। देखिए, केरल राज्य बनाम लोशम्मा जोसफ, केरल राज्य बनाम लोईसम्मा जोसफ मामले में न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ है। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास बनाए जाने चाहिए। उचित आवास पदोन्नति में आरक्षण शामिल होगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, बीड़ा, तबला या सितार? जल्दी से बताओ। उस्ताद फयाज खान एक भारतीय गायक, सारंगी कलाकार और तबला वादक हैं। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान या उस्ताद फयाज खान एक भारतीय गायक हैं। ये सारंगी कलाकार और तबला वादक हैं जो हिंदुस्तानी संगीत गाते हैं। तो इसमें तबला आया है, विकल्प तीसरा सही है। यह ख्याल संगीत और सारंगी एकल प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है और ये कन्नड़, दास पद और वचनों के लिए भी विख्यात है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ... में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? जनवरी 15 में, जनवरी 1915 में, जनवरी 1914, जनवरी 1912, जनवरी 1913? दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को मुंबई पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मुंबई। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता थे, ने अत्याचारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनकी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। तो हमारा विकल्प 1 सही है, जनवरी 1915। समझ में आ गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिए और ये बताइए 20 में से 20 किसके सही थे। और ऐसे स्टूडेंट, छात्र एवं छात्रा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।